हेलो एवरीवन। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट। यहाँ जो है दो तरह के मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड होता है और इनडायरेक्ट मेथड होता है। इन ऑर्डर टू लीड ए हेल्दी, हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग लाइफ, वन हैज टू लर्न द वेरियस वेज ऑफ एडजस्टमेंट। कई तरह के तरीके सीखने होते हैं। टू अंडरस्टैंड दीज वेज वन हैज टू लुक इनटू पॉसिबल मोड्स। ये जो तरीके हैं जिनसे मतलब एडजस्टमेंट की जा सकती है, तो उसके लिए जो पॉसिबल मोड्स हैं, जो पॉसिबल तरीके हैं, वेज हैं और जो मेथड्स हैं यूज्ड बाय इंडिविजुअल इन हिज एडजस्टमेंट प्रोसेस। कोई भी इंडिविजुअल जो अपने इस प्रोसेस में, एडजस्टमेंट के प्रोसेस में जिन जिन तरीके या मोड्स को अपनाता है उन्हें समझने की जरूरत है। These can be grouped into two categories। दो कैटेगरीज में रखे जा सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स। अब डायरेक्ट जो मेथड्स होते हैं उसमें क्या है, डायरेक्ट मेथड्स आर दोज मेथड्स विच आर एम्प्लॉयड बाय द इंडिविजुअल इंटेंशनली। ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट मेथड में जो इंसान है वो जानबूझकर, इंटेंशनली या कॉन्शियस लेवल पे, एक सचेत लेवल पे ये तरीके एम्प्लॉय करता है, मतलब इन तरीकों को लागू करता है। ठीक है, एडजस्टमेंट बनाने के लिए वो जानबूझकर ऐसा करता है। दे आर रैशनल एंड लॉजिकल, ये तार्किक होते हैं, एंड हेल्प इन गेटिंग परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडिविजुअल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। और किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, विशेष परिस्थिति में जो भी इंसान के सामने मुसीबतें आई हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उनका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने में ये तरीके जो है उसकी हेल्प करते हैं। द मोड मेथड्स इंक्लूड द फॉलोइंग। और इसके अंदर ये जो डायरेक्ट मेथड है ये किस किस चीज को शामिल करते हैं। पहला है इंक्रीजिंग ट्रायल्स और इंप्रूविंग एफर्ट्स। बार बार कोशिशें करना और एफर्ट्स को, प्रयासों को बढ़ाना, प्रयासों की संख्या को बढ़ा देना। व्हेन वन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और फेसेस ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ टू कोप विद हिज एनवायरनमेंट, he can attempt with a new zeal by increasing his efforts and improving his behavioral process। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करता है, पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने एफर्ट्स को बढ़ा देता है। ठीक है, और इंप्रूव करने की कोशिश करता है, जो भी बिहेवियरल प्रोसेस है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता है। अडॉप्टिंग कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स, जो कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स हैं उनको स्वीकार कर लेना। कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स हो गए समझौतावादी, यानी चीजों से समझौता करने को भी वो तैयार रहता है। फॉर मेंटेनिंग हार्मनी बिटवीन हिज सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट, वन में अडॉप्ट द फॉलोइंग कॉम्प्रोमाइजिंग पोस्चर्स। ये कॉम्प्रोमाइजिंग पोस्चर्स मतलब परिस्थितियां जो हैं वो अडॉप्ट कर सकता है। क्या क्या है वो। पहला है ही मे ऑल टुगेदर चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स बाय चेंजिंग द ओरिजिनल गोल्स। वो अपने जो एफर्ट्स हैं उनकी दिशा ही बदल देता है। क्या करके, अपना जो वास्तविक गोल है उसको चेंज कर लेता है और दिशा बदल देता है। दैट इज एन एस्पिरेंट ऑफ द कंट्रीज सिविल सर्विस में डायरेक्ट हिज एनर्जीज टू बिकम प्रोबेशनरी ऑफिसर इन ए नेशनलाइज्ड बैंक। जैसे मान लीजिए कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है और सिविल सर्विस की तैयारी में उसे परेशानी आ रही है, या तो वो कर नहीं पा रहा है या उसकी परिस्थितियां उसको करने नहीं दे रही हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपना गोल सेट कर देगा दूसरा। यानी उसने अपना गोल सेट कर दिया किसी नेशनलाइज्ड बैंक का कर्मचारी बनने के लिए, प्रोबेशन पीरियड का। यानी प्रोबेशन पीरियड का मतलब जो कच्चे तौर पे लगाते हैं, एक तरह से ये कह सकते हो आप। वो बैंक में ऑफिसर बनने का उसने अपना गोल सेट कर लिया कि भाई मैं तो जो है ना सिविल सर्विस के लिए नहीं जाऊंगा, मैं तो बैंकिंग के लिए जाऊंगा। ठीक है, तो अब वो अपने जो प्रयास करेगा वो दूसरी डायरेक्शन में करेगा और वो एडजस्टमेंट बना लेगा। मतलब इस तरह से अपने गोल को ही बदल देता है। दूसरा है ही मे सीक पार्शियल सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल लाइक सिलेक्शन फॉर द प्रोविंशियल सिविल सर्विस इन प्लेस ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पार्शियल सब्स्टिट्यूशन कर लेगा, थोड़ा सा बदलाव कर लेगा। जैसे मान लीजिए इंडियन सिविल सर्विस के लिए जा रहा है, उससे क्या कर लेगा, वो प्रांतीय सिविल सर्विस के लिए चला जाएगा। जैसे कोई इंडियन आईएएस के लिए तैयारी कर रहा है, आईएएस को छोड़ के वो आरएएस की तैयारी करने लग जाए। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने आप को जो है चेंज कर लेगा, क्या करके, गोल में थोड़ा सा मतलब बदलाव करके।
He may satisfy himself by an apparent substitute for the real thing. एक कोई apparent substitute देख लेगा. Apparent substitute हो गया मतलब एक स्पष्ट कोई substitute देख लेगा जो वास्तविक चीज है उसके लिए. In the case of a child, बच्चे के केस में क्या हो सकता है? A toy car in place of a real car, and in the case of a young boy desirous of getting married by a doll in his arms. मतलब छोटा बच्चा रियल कार की जगह टॉय कार ले लेगा, उसी को कार समझ लेगा, ठीक है. और जो यंग बॉय है डिजायरस टू गेटिंग मैरिड, ही मे हैव ए डॉल इन हिज आर्म्स एंड ही मे कंसिडर इट एज इट्स स्पाउस, ठीक है. तो इस तरह से वो चेंज कर लेता है. तीसरा है सबमिसिवनेस. सबमिसिवनेस होता है समर्पण करने की भावना, यानी वो एक तरह से अपने आप को समर्पित कर देगा. One may learn to cope with one's environment by just accepting defeat and surrendering oneself to the powerful forces of environment and circumstances. देखिए ये भी एक तरीका होता है एडजस्टमेंट करने का कि इस चीज को कोई भी जो है ना वो सीख सकता है कि अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से कोप अप करना है, किस तरह से उसके साथ मतलब सही सामंजस्य बनाना है. क्या करके वो अपनी हार स्वीकार कर लेगा जो उसकी सराउंडिंग है उनके प्रति, और जो पावरफुल फोर्सेस उसके एनवायरनमेंट और सर्कमस्टांसेस ने क्रिएट की हैं, उन पावरफुल फोर्सेस से अगर वो लड़ने में सक्षम नहीं है तो उनके प्रति वो एक तरह से सरेंडर कर देगा और सरेंडरिंग वनसेल्फ अपने आप को समर्पित कर देगा इन चीजों के सामने वो झुक जाएगा और अपनी एक जो एडजस्टमेंट है वो बना लेगा. नेक्स्ट है मेकिंग प्रॉपर चॉइस एंड डिसीजंस. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ए पर्सन adapts himself to and seeks harmony with his environment by making use of his intelligence for the proper choices and wise decisions, particularly when faced with conflicting situations and stressful moments. वो अडेप्ट कर लेता है खुद को और हार्मनी को सीख करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ. क्या करके? जो उसकी इंटेलिजेंस है, अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके, ताकि वो एक प्रॉपर चॉइस कर सके और वाइज डिसीजन ले सके. खास तौर पे कब? जब कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो या स्ट्रेसफुल मोमेंट हो, तो उस समय पर वो अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके प्रॉपर चॉइसेस और वाइज डिसीजंस ले सके, ताकि जो माल एडजस्टमेंट हुई है उसे हटाया जा सके और एडजस्टमेंट को रिस्टोर किया जा सके. ठीक है. नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड्स आर दोज मेथड्स which a person tries to seek temporary adjustment to protect himself from the time being against a psychological danger. कभी कभार जो है जो समय समय पर साइकोलॉजिकल डेंजर से बचने के लिए जो टेम्पररी एडजस्टमेंट इंसान ढूंढता है, टेम्पररी, ये परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी एडजस्टमेंट बंदा ढूंढता है, तो उसमें वो इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज करता है. दीज आर प्योरली साइकिक और मेंटल डिवाइसेस. ये पूरी तरह से जो है क्या होते हैं, साइकिक, मतलब साइकिक एंड मेंटल दोनों मानसिक संबंधी ही होते हैं. तो मानसिक संबंधी ये डिवाइसेस होते हैं. वेज ऑफ परसीविंग सिचुएशन एज ही वांट्स टू सी देम. ये वो तरीके होते हैं जिसमें सिचुएशन को इंसान उस तरह से परसीव करता है, ग्रहण करता है जैसे वो उनको देखना चाहता है. एंड इमेजिन दैट थिंग्स would happen according to his wishes. और बंदा ये इमेजिन करता है कि चीजें उसकी विशेस के अकॉर्डिंग हो जाएंगी. That is why these are called defense और mental mechanism. और इसीलिए इनको डिफेंस या मेंटल मैकेनिज्म भी कहा जाता है. Employed in the process of one's adjustment to oneself and the environment. और इनको कहाँ एम्प्लॉय किया जाता है? इनको लागू किया जाता है किसी की एडजस्टमेंट की प्रोसेस में जो उसकी होती है खुद से और एनवायरनमेंट से जो वो एडजस्टमेंट करता है, तो उस एडजस्टमेंट के प्रोसेस में इनको लागू किया जाता है. सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स आर एज गिवन बिलो. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ये हैं जैसे सेफर एंड शोबेन. एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स आर द हैबिट्स बाय व्हिच पीपल सेटिस्फाई देयर मोटिव्स
reduce their tensions and resolve their conflicts. ये जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स हैं या डिफेंस मैकेनिज्म्स आप इनको कह सकते हो, मेंटल मैकेनिज्म्स जो हैं, ये वो आदतें हैं जो लोग क्या करते हैं अपने मोटिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए, टेंशन को रिड्यूस करने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट्स को मतलब जो द्वंद्व होते हैं उनका समाधान करने के लिए अप्लाई करते हैं। कॉलमैन कहता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन, तो इसे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटल मैकेनिज्म और एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। किसे? जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं उनको। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड, डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटल मैकेनिज्म, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म is a type of reaction designed to maintain the individual's feeling of adequacy and worth rather than to cope reality with the stress situation, usually unconscious and reality distorting. ये जो मैकेनिज्म है, टाइप ऑफ रिएक्शन होता है ये, डिजाइन टू मेंटेन द इंडिविजुअल्स फीलिंग ऑफ एडिक्वेसी। जो इंडिविजुअल की एडिक्वेसी की फीलिंग है, एडिक्वेसी मतलब एक तरह से पर्याप्तता किसी चीज की, मतलब कि हाँ ये चीज काफी है, इस तरह से ये जो फीलिंग आती है उस फीलिंग को मेंटेन करने के लिए ये रिएक्शन डिजाइन होता है। एंड वर्थ, एडिक्वेसी एंड वर्थ मतलब पर्याप्तता या उस चीज की एक तरह से ये लगा लो वर्थ होता है, लायक उसके या उसकी कीमत, मतलब किसी की फीलिंग की पर्याप्तता ही आप यहां समझें। रादर देन टू कोप रियलिटी विद स्ट्रेस सिचुएशन, बजाय इसके कि वो टू कोप रियलिटी विद स्ट्रेस सिचुएशन, जो स्ट्रेस सिचुएशन है उसको रियलिटी से सामना नहीं करवाता, वो यूजुअली अनकॉन्शियस एंड रियलिटी डिस्टॉर्टिंग। और ये आमतौर पे अनकॉन्शियस वे में बंदा इसको अप्लाई कर देता है और ये रियलिटी डिस्टॉर्टिंग होता है, यानी रियलिटी को बिगाड़ देता है, ये डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है, गेट्स एंड अदर्स, इनडायरेक्ट मेथड्स आर एम्प्लॉयड solely for the alleviation of unpleasant tension। जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं उनको solely मतलब पूर्ण रूप से, एक तरह से कह सकते हो पूर्ण रूप से किस लिए उनको यूज किया जाता है? एलिविएशन ऑफ अनप्लेजेंट टेंशन। एलिविएशन ऑफ अनप्लेजेंट टेंशन होता है जो अनप्लेजेंट टेंशन है उसके निवारण के लिए, उसको खत्म करने के लिए इनको अप्लाई किया जाता है। पैगे या पेज, जो भी नाम है, नाम मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता है, फॉर दैट आई एम सॉरी, PAGE स्पेलिंग है। व्हेन साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज थ्रेटन्ड, जब साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, जो किसी बंदे का साइकोलॉजिकल जो संतुलन बना हुआ है, जब उसको कोई आघात होता है, कोई खतरा होता है, बाय स्वेयर इमोशनल ट्रॉमा, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब इन चीजों से जब उसको खतरा होता है, स्वेयर मेंटल ट्रॉमा से, मेंटल ट्रॉमा मतलब सॉरी इमोशनल ट्रॉमा मतलब भावनाओं पर अगर कोई आघात होता है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बंदे के मन में आ गए और उनकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है किसी भी इंसान के सामने, तो माइंड क्या करता है? द माइंड रिजोर्ट्स टू ए वैरायटी ऑफ प्रोटेक्टिव सबटरफ्यूजेस। माइंड क्या करता है? प्रोटेक्टिव सबटरफ्यूजेस मतलब धोखे प्रोटेक्टिव टाइप के बहुत सारे धोखे वो उत्पन्न कर देता है। एंड डिटॉर्स कॉल्ड मेंटल मैकेनिज्म और डायमिज्म, या जो डिटूर्स मतलब हो गया जैसे भाई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो उसको रास्ता बदल देता है इन चीजों का, मतलब या तो धोखे क्रिएट कर लेता है, इल्यूजन्स क्रिएट कर लेता है, या उस चीज का रास्ता ही बदल देता है दिमाग। तो इसे कहते हैं मेंटल मैकेनिज्म या डायनेमिज्म।
ठीक है, दोबारा से इसको एक बार समझ लेते हैं। जब भी किसी बंदे के सामने साइकोलॉजिकल असंतुलन पैदा हो जाता है या साइकोलॉजिकल संतुलन को अगर खतरा होता है इमोशनल आघात से या जो कॉन्फ्लिक्ट से फ्रस्ट्रेशन बंदे के अंदर आई है, इन दो चीजों से जब बंदे के साइकोलॉजिकल संतुलन को कोई खतरा होता है तो दिमाग क्या करता है, कई तरह के प्रोटेक्ट करने वाले या तो धोखे उत्पन्न कर देता है या उस प्रोसेस को डिटूर कर देता है, मतलब दूसरी तरफ मोड़ देता है, जिसे हम मेंटल मैकेनिज्म या डायनेमिज्म कहते हैं। तो ये मेंटल मैकेनिज्म या एक और नाम आ गया डायनेमिज्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट मेथड के लिए क्या क्या यूज हुआ, इनडायरेक्ट मेथड, इन्हें हम डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं, मेंटल मैकेनिज्म भी कहते हैं, और इनको हम मेंटल मैकेनिज्म के अलावा कहाँ गया वो, हाँ, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी कहते हैं, और एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अलावा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं, और मेंटल मैकेनिज्म तो पहले ही आ चुका है, लेकिन उसके साथ साथ डायनेमिज्म्स भी इनको बोलते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। कैरोल कहता है, एन एडजस्टमेंट और डिफेंस मैकेनिज्म इज ए डिवाइस resorted to in order to achieve indirect satisfaction of a need so that tension will be reduced and self-respect maintained। ये जो एडजस्टमेंट या जिसे डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा तब लिया जाता है जब बंदा कोई इनडायरेक्ट तरीके से सेटिस्फाइड होना चाहता है या नीड को इनडायरेक्ट वे में सेटिस्फाई करना चाहता है ताकि टेंशन कम हो सके और सेल्फ रेस्पेक्ट बनाई रखी जा सके। आर्कॉफ, सर्टेन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट आर एम्प्लॉयड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट और एंजाइटी आर कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म्स और एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स समटाइम्स। कई तरह के पैटर्न हैं बिहेवियर के जो लागू किए जाते हैं क्या करने के लिए, एंजाइटी या थ्रेट से प्रोटेक्शन के लिए, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म या कई बार इनको एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी कहते हैं। दे आर रेफर्ड टू एज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, और इन्हीं को रेफर किया जाता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह, सिंस दे सर्व टू डिफेंड द ईगो और द सेल्फ फ्रॉम द थ्रेट। क्योंकि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ईगो को या सेल्फ को जो है वो थ्रेट से, उस परेशानी से, उस धमकी से, उस चेतावनी से बचाते हैं। Davison and Nelle, a defense mechanism is a strategy unconsciously utilized। डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे अनकॉन्शियसली बंदा यूज में लाता है और दैट सर्व्स टू प्रोटेक्ट द ईगो फ्रॉम एंजाइटी, और ये क्या करती है, ईगो को एंजाइटी से ये डिफेंस मैकेनिज्म बचाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, देखिए। अनकॉन्शियस मैकेनिज्म्स यूज्ड बाय ऑल, प्रोटेक्टिव ओरिएंटेशन, यानी ये प्रोटेक्टिव होता है। सेल्फ डिसेप्शन, खुद को धोखा देने वाला होता है। सेल्फ डिसेप्शन मतलब खुद को धोखा देने वाला। और डिस्टोर्शन ऑफ रियलिटी, रियलिटी को ये बिगाड़ देता है। एक्सेसिव यूज इज इंडिकेटिव ऑफ एबनॉर्मेलिटी, एक्सेसिव यूज इज इंडिकेटिव, अगर इसका ज्यादा यूज किया जाए तो वो किसको दर्शाता है, इज इंडिकेटिव, वो दर्शाता है एबनॉर्मेलिटी को, यानी एक तरह से बंदे को ये समझा जाता है भाई ये अब नॉर्मल नहीं रहा, एबनॉर्मल टाइप हो गया है, यानी पागल टाइप हो गया है, अगर बहुत ज्यादा इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया जाए तो। ए फ्यू इंपॉर्टेंट मेंटल मैकेनिज्म्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट मेंटल मैकेनिज्म्स जो हैं वो दे रखे हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं। पहला है रिप्रेशन, दूसरा रिग्रेशन, तीसरा कंपनसेशन, चौथा है रैशनलाइजेशन। तो हम जो अपना रिग्रेशन है इसको बोलते हैं हम, सॉरी, रिप्रेशन को, रिप्रेशन होता है दमन, किसी चीज को दबाना,
और रिग्रेशन होता है किसी चीज की वापसी, कंपनसेशन किसी चीज का मतलब एक तरह से जैसे फाइन नहीं भरते वो कंपनसेशन कर दिया, लाइक दैट। और रैशनलाइजेशन मतलब तार्किक तरीके से उस चीज को जस्टिफाई करना। तो चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। रिप्रेशन क्या कहता है ये? रिप्रेशन इज अ मैकेनिज्म इन विच पेनफुल एक्सपीरियंस, conflict and unfulfilled desires are pushed down into our unconscious। दमन में क्या कर दिया जाता है? जो ये चीजें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं या पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मतलब माइंड को परेशान करती हैं चीजें, उनको अनकॉन्शियस में दबा दिया जाता है। इन दिस वे वन unconsciously tries to forget the things that might make him anxious or uncomfortable। One tries to get temporary relief from the tension or anxiety by believing that the tension producing situation does not exist। कई बार बंदा क्या करता है, एक टेम्पररी रिलीफ प्राप्त करने की कोशिश करता है, क्या करके? ये एक मतलब वो मान लेता है इस चीज को कि जो टेंशन प्रोड्यूसिंग सिचुएशन है वो है ही नहीं, जबकि वो होती है। वो उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढता, जस्ट ये मान लेता है कि वो चीज है ही नहीं। जैसे कि भाई उस तरफ से मतलब ध्यान हटा के दूसरी तरफ वो ध्यान करने की कोशिश करता है। दूसरा है रिग्रेशन, किसी चीज की वापसी जो होती है उसे कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स गोइंग बैकवर्ड्स और रिटर्निंग टू द पास्ट, पीछे जाना या पास्ट में जाना। इन दिस प्रोसेस एन इंडिविजुअल टेंड्स टू रिग्रेस टू हिज अर्ली चाइल्डहुड। कहां जाने की कोशिश करता है? अर्ली चाइल्डहुड में, और इनफेंटाइल रेस्पॉन्सेस इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। अपने आप को जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस होती हैं उनसे बचाने के लिए वो अपने चाइल्डहुड में या इन्फेंसी की जो स्टेज थी वहां तक बंदा पहुंच जाता है। A man failing in his love affair resort to regression when he exhibits his love for dolls। कोई भी इंसान जब वो फेल हो जाता है अपने प्यार में तो वो रिग्रेशन दिखाता है, मतलब वापसी जाता है। वो वापस कहां जाता है? डॉल्स के प्रति अपना प्यार दिखाने लगता है और वो जो है अपने बचपन की तरफ वापस मुड़ जाता है उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए। और इसी तरह से सिमिलरली an elder child may regress and start behaving like an infant when a new sibling is born and he feels neglected। इसी तरह से कोई बच्चा जो है जब वो ये महसूस करता है कि भाई उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है तो वो किस तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है? एक इन्फेंट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। जब कोई नया बच्चा घर में जन्म लेता है तो बड़े बच्चे को ये लगता है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, और इसी सिचुएशन में वो भी एक इन्फेंट की तरह ही बिहेव करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो लोगों का फेवर जीत सके। कंपनसेशन, दिस इज अ मैकेनिज्म बाय विच एन इंडिविजुअल ट्राइज टू बैलेंस और कवर अप his deficiency in one field by exhibiting his strength in another field। एक ये फील्ड है, इसमें मान लीजिए मैं बहुत वीक हूं, एक तरह से नेगेटिव हूं। एक ये फील्ड है, इसमें मैं पॉजिटिव हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस फील्ड को कवर करने के लिए यहां बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, ठीक है, ताकि वहां जो कम मेहनत की है उसका कंपनसेशन, उसका भुगतान मैं यहां से कर सकूं। तो इस तरह से बंदा जो है वो दूसरे फील्ड में ज्यादा मेहनत करने लगता है जिसमें वो स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन अनअट्रैक्टिव गर्ल हु बिकम्स अ बुकवर्म to secure a position in the class is making use of such mechanism in order to attract attention which she is unable to do with her looks। उदाहरण के लिए कोई अनअट्रैक्टिव गर्ल है, ज्यादा सुंदर नहीं है, वो क्या करती है, वो किताबी कीड़ा बन जाती है ताकि वो क्लास में पहली पोजीशन ले सके, और जो लोगों का ध्यान वो अपने लुक से अपनी तरफ नहीं खींच सकती, वो फर्स्ट पोजीशन लेकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ वो खींच सके। मतलब एक फील्ड में वो कमजोर है तो दूसरे फील्ड में वो ज्यादा करता है बंदा कोई भी काम, ताकि वो लोगों का फेवर पा सके या अपना एक तरह से जो मेंटल टेंशन है उसको रिड्यूस कर सके। सबसे मेन बात अपने मेंटल टेंशन की होती है इसमें। रैशनलाइजेशन, तार्कीकरण, मतलब तर्क वितर्क वाली जो बात होती है। दिस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच ए पर्सन जस्टिफाइज हिज अदरवाइज अनजस्टिफाइड बिहेवियर बाय गिविंग socially acceptable
reasons for it and thus attempts to defend himself by inventing plausible excuses to explain his conduct. Plausible excuses होते हैं स्वीकार्य, मतलब जिनको समाज स्वीकार कर ले। ये इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें खुद का जो अनजस्टिफाइड बिहेवियर है उसको बंदा जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। गलत काम कर दिया, लेकिन गलत करने के बाद भी उसको सही ठहराने की कोशिश वो करता है। क्या करके? जो सोशली एक्सेप्टेबल रीजंस हैं, यानी सामाजिक तौर पर जिन कारणों को सही माना जाता है वो कारण बता के अपने आप को जो है वो बचाने की कोशिश करता है, और वहां पर वो सामाजिक रूप से एक्सेप्ट किए गए जो बहानेबाजी हैं वो बहानेबाजियां वो करता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल हु डज नॉट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, एक जो लड़का ये नहीं जानता कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं, मे नॉट पार्टिसिपेट इन द गेम एंड मे जस्टिफाई हिज नॉन पार्टिसिपेशन बाय सेइंग वो फुटबॉल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये जो नॉन पार्टिसिपेशन है, उसका पार्टिसिपेट ना करने वाली बात, इसको क्या कह के जस्टिफाई करेगा? आई डू नॉट वांट टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलना चाहता, बिकॉज इट इज नॉट ए गुड गेम, क्योंकि ये अच्छा गेम नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो खेल कूद में इतना सक्षम नहीं है, वो ज्यादा पढ़ सकता है लेकिन फिजिकल इतना मेहनत वो नहीं कर पाता, वो क्या करेगा? वो कहेगा खेलना कूदना तो बेकार है, ये तो टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह करके वो सामाजिक मतलब कोई ऐसी बात लेके आएगा, ऐसा रीजन लेके आएगा, ऐसा एक्सक्यूज लेके आएगा जो सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेबल है, और वो देगा उस चीज के लिए। बचा वो अपने आप को ही रहा है, सेटिस्फाई अपने आप को ही कर रहा है। दिस मैकेनिज्म कैन बी वेल अंडरस्टूड बाय सेइंग, ये मैकेनिज्म कैसे समझा जाता है? जो सेइंग एक कहावत है ना, ग्रेप्स आर श्योर एंड लेमन्स आर स्वीट, अंगूर खट्टे हैं लेकिन नींबू मीठे हैं। क्यों? क्योंकि अंगूर ऊंचाई पे है, अंगूर तो पकड़े नहीं जाते, वो तो पहुंच से बाहर हो गए, लेकिन लेमन का पेड़ जो है छोटा होता है, तो वहां से लेमन तोड़ लिया और कह दिया कि लेमन तो बड़े मीठे हैं। यानी ये चीज अच्छी है और वो चीज बुरी है, जो पहुंच से बाहर है वो बुरी और जो पहुंच के अंदर है वो अच्छी। ये करना जो है रैशनलाइजेशन कहलाता है, तार्किकरण कहलाता है। सिमिलरली, a child makes use of rationalization when he tries to extend lame excuses for his failure. कई बार बच्चा जो है अपने फेलियर के लिए लेम एक्सक्यूजेस बनाता है, बेकार के बहाने बनाता है, तो भी वो यही रैशनलाइजेशन वाला पॉइंट यूज कर रहा होता है। फिर है प्रोजेक्शन, किस तरह से मतलब प्रोजेक्ट करना है किसी चीज को, दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन। थ्रू प्रोजेक्शन वन ट्राइज टू सी और एट्रीब्यूट one's own inferior impulses and trials in other persons and objects. अब देखिए प्रोजेक्शन में करता क्या है बंदा, एक बार पहले वैसे ही बता देता हूं आपको। ये एक खास टेंडेंसी कई लोगों की देखी गई है कि अगर वो कोई गलती करते हैं तो वो उस गलती को छुपाने के लिए दूसरे इंसानों की गलतियों को प्रोजेक्ट कर देते हैं, दिखा देते हैं। यानी वो भी तो ऐसा ही कर रहा है, वो भी तो ऐसा ही कर रहा है, लाइक दैट। तो ये वही चीज है कि वन ट्राइज टू सी, या तो देखता है या एट्रीब्यूट मत्थे मंड देता है वंस ओन इंफीरियर इंपल्सेस एंड ट्रेट्स इन अदर पर्संस और ऑब्जेक्ट्स। अपने जो इंफीरियर इंपल्सेस हैं, जो खुद की कमियां हैं, आवेग लालसाएं हैं, जो उनको दूसरे लोगों या ऑब्जेक्ट्स में वो प्रोजेक्ट कर देता है, या तो वहां दिखा देता है, या उनके मत्थे मंड देता है, या वहां देखता है। An awkward person sees and criticize awkwardness in others. जो एक awkward person होगा, फूड टाइप का, मतलब एक तरह से अनाड़ी कह सकते हो, फूड कह लो, बद्दा कह लो, ठीक है। awkward, जो सोशली awkward कौन होगा? मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ दे, इस तरह का अनाड़ीपन करे, तो वो बंदा क्या करेगा? sees and criticizes awkwardness in others. वो दूसरों के अंदर जो awkwardness है उसी को देखेगा। Similarly, a student who has been caught in the examination for cheating may satisfy himself by saying that others had also cheated. जैसे एग्जामिनेशन में एक बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, तो वो अपने आप को किस तरह सेटिस्फाई करेगा? भाई मैं तो पकड़ा गया, कोई बात नहीं, दूसरे भी चीटिंग करते हैं। A person with strong unsatisfied sexual impulses may
denounce others for their sexual aims or may try to think in the world around him. दूसरों के जो सेक्सुअल एम्स हैं उनको वो गलत बताएगा, जो खुद सेटिस्फाइड नहीं है। वो कहेगा ऐसा करना ही गलत होता है, और अपने चारों तरफ मतलब दुनिया में वो यही चीज देखेगा। In this way, one tries to overlook or defend one's shortcomings and inadequacies by emphasizing that others are worse than he or she is. मतलब क्या है, कोई भी इंसान ऐसे उसमें क्या करता है, वो या तो अनदेखी करता है अपनी शॉर्टकमिंग्स की, अपनी कमियों की, या तो अनदेखी करता है या अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। क्या करके? ये कह के कि दूसरे तो उससे भी बुरे हैं। द कॉमन टेंडेंसी ऑफ ब्लेमिंग अदर्स फॉर आवर मिस्टेक्स इज ए सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्शन। जो इंसानों के अंदर एक कॉमन टेंडेंसी होती है, मतलब अपनी गलतियों के लिए दूसरों के ऊपर दोष देना, ये इसकी एक सिंपल इलस्ट्रेशन है। मतलब इसको समझने का एक सिंपल तरीका यही है कि आप ये देख लो कि दुनिया में लोगों को क्या होता है, वो अपनी कमियों के लिए, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम कर देते हैं, दूसरों की मिस्टेक्स निकाल देते हैं। Thus, it is a technique of substituting one's drawbacks on others. इसलिए ये एक टेक्निक होती है जिसमें अपनी ड्रॉबैक्स को, अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर निकाल देते हैं हम, मतलब दूसरों में कमियां निकाल के और अपनी कमी को वहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं, मतलब अपनी कमी को दूसरे की कमी से बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल हु इज लेट इन कमिंग टू ऑफिस excuses himself by saying that the bus was late or running slow. देखिए, उदाहरण के लिए जो बंदा ऑफिस में लेट पहुंचा है, वो क्या बहाने बनाएगा कि बस जो है वो लेट थी या धीरे चल रही थी। यानी गलती खुद की है और थोप रहा है किस पे, या तो बस का ड्राइवर उसको धीरे चला रहा था, या बस को ड्राइवर जो है लेट लेके आया, इस वजह से वो लेट हो गया। द फैक्ट मे बी दैट ही स्टार्टेड लेट फॉर ऑफिस फ्रॉम हिज होम। जबकि फैक्ट ये हो सकता है, यानी है कि हर बार मतलब वो गलत ही कह रहा हो, लेकिन उसका फैक्ट ये हो सकता है कि उसने घर से ही ऑफिस के लिए वो देर से निकला और इस वजह से वो लेट हो गया, और अब एक्सक्यूजेस किस पे बना रहा है? बस वाले पे। चलिए, आइडेंटिफिकेशन। इन यूजिंग दिस मैकेनिज्म एन इंडिविजुअल इज फाउंड टू अचीव सेटिस्फैक्शन फॉर द सक्सेस और सक्सेस ऑफ अदर पीपल। आइडेंटिफिकेशन में क्या करता है, दूसरे लोगों की जो सक्सेस है उससे अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, दूसरे ग्रुप्स की या इंस्टीट्यूशंस की, बाय आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद देम। अपने आप को उनके साथ जोड़कर जो है, कोई ग्रुप हो, पीपल हो या इंस्टीट्यूशन हो, उसकी जो कामयाबी है, उसकी जो सक्सेस है, उस सक्सेस से इंडिविजुअल जो है अपने आप को जोड़कर अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। एन आर्टिस्ट हु हैज नॉट येट अचीव्ड सक्सेस इन हिज फील्ड may identify himself with a well established artist. कोई आर्टिस्ट जिसने कोई कामयाबी हासिल नहीं की है जिंदगी में, वो अपने आप को किसी कामयाब आर्टिस्ट के साथ जोड़कर देखेगा। One may identify oneself with one's school and feel proud of its fame and reputation. अब स्टूडेंट का क्या हो सकता है, मान लीजिए बहुत कमजोर स्टूडेंट है लेकिन वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है, तो वो गर्व महसूस करेगा अपने आप को किससे जोड़ के, उस स्कूल की फेम से और रेपुटेशन से अपने आप को जोड़कर गर्वित महसूस करता है। सिमिलरली, हीरो वर्शिप इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसी तरह से हीरो वर्शिप जो है वो भी एक तरह की आइडेंटिफिकेशन है, वेयर एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद ए पॉपुलर रीडर और सिने एक्टर। जहां पर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को किसके साथ जोड़कर देखता है, किसी पॉपुलर लीडर के साथ या सिने एक्टर के साथ। ही इमिटेट्स हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेस एंड mannerisms and tries to reveal in his accomplishments and success. वो क्या कोशिश करता है बंदा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, ड्रेस को या उसके मैनर्स को वो नकल करने की कोशिश करता है और अपने आप को उसी तरह से रिवील करने की कोशिश करता है जैसे उसने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसी तरह से वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। तो आइडेंटिफिकेशन में सीधी सी बात क्या है कि खुद की कमियों को छुपाने के लिए या अपनी मन की शांति के लिए एक तरह से बंदा जो कुछ रेपुटेड चीज है उसके साथ अपने आप को जोड़कर देखता है। सेक्लूसिवनेस और विड्रॉल। सेक्लूसिवनेस एकाकीपन एक तरह से, और विड्रॉल मतलब पीछे हट जाना, बैकवर्ड आ जाना, ठीक है। इन
Using this mechanism, an individual tends to withdraw himself from the situation that causes frustration or failure. He makes himself feel safe and secure by running away from the problem. For example, a child may refuse to participate in game for fear of failure and deceive himself by believing that he could have done well if he had participated. विड्रॉल में क्या करता है, बंदा जो है, कोई भी इंडिविजुअल जो है, वो अपने आप को उस परिस्थिति से, जो परेशान करने वाली परिस्थिति है, उससे अपने आप को पीछे खींच लेता है. जैसे उदाहरण के तौर पर हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक बच्चे का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो खेल में पार्टिसिपेट नहीं करता. किसके डर से? फेलियर के डर से, कि भाई मैं अगर खेलूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं इसमें नहीं जीत पाऊंगा. ये कि इस भय से वो पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन अपने आप को डिसीव कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है. क्या विश्वास करके? कि अगर मैंने पार्टिसिपेट किया होता तो इनसे मैंने अच्छा किया होता. तो कहीं भी उस सिचुएशन में वो भाग ही नहीं लेता, ऐसी जगह पे वो मतलब अपने आप को पीछे खींच लेता है ऐसी टेंशन की परिस्थिति में. सिंपैथिज्म, सिंपैथिज्म जो है वो भी कई बार डिफेंस मैकेनिज्म में ही है. Sympathism is a defense mechanism in which an individual tries to get satisfaction by seeking sympathy and pity for his own failures and inadequacies. ये जो मैकेनिज्म है, इसमें कोई भी इंसान अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है सिंपैथी या पिटी पाकर. किस चीज के लिए? उसके खुद के फेलियर्स या इनएडिक्वेंसीज के लिए, मतलब उसकी जो कमियां हैं उन कमियों या उसके फेलियर्स के लिए वो लोगों की सिंपैथी या पिटी पाना चाहता है और इस तरह से अपने आप को सेटिस्फाई करता है. सच पीपल ऑलवेज मैग्नीफाई द डिफिकल्टीज और ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ देयर सक्सेस. इस तरह के लोग हमेशा उनकी कामयाबी के बीच में जो डिफिकल्टीज होती हैं, ऑब्स्टेकल्स होती हैं, उनको मैग्नीफाई करके दिखाते हैं, उनको बहुत बड़ा करके वो प्रस्तुत करते हैं. एंड दस कन्विंस अदर्स टू फील सॉरी फॉर देम. और इस तरह से वो दूसरों को कन्विंस कर लेते हैं कि लोग उनके लिए सॉरी फील करें. For example, a housewife who is not bringing up her children well may try to evoke others' sympathy by telling them how overworked she is because the members of her family do not cooperate with her, or how her family is passing through hard times. एक औरत, उदाहरण के लिए एक हाउसवाइफ जो अपने बच्चों को ठीक से नहीं लुक आफ्टर कर पा रही है, नहीं उनकी देखभाल पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रही है, वो क्या कोशिश करती है? दूसरों की सिंपैथी जगाने की कोशिश करती है. क्या कह के? कि तुम्हें नहीं पता मुझे कितना काम रहता है, बहुत ज्यादा काम रहता है. और वो मतलब बहुत ज्यादा काम क्यों है? क्योंकि उसके फैमिली मेंबर्स उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते. ठीक है, ये कह के. और दूसरा क्या हो सकता है? वो ये भी कह सकती है कि भाई आपको क्या पता, हमारा परिवार तो जो है ना बड़ी मुसीबतों से गुजर रहा है. लेकिन ये चीज है कि देखिए, कई बार तो ये एक तरह से मतलब फेक भी होता है और कई बार ये रियल भी होता है. इसमें रियल और फेक वाली बात नहीं है, बात को समझ के चलना है. जो हाउसवाइफ है, जो अपने बच्चों को ठीक से नहीं पाल पा रही है, वो हो सकता है ओवरवर्क्ड हकीकत में है, हो सकता है उसका परिवार रियल में मतलब बहुत हार्ड टाइम्स से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी है, उनको आर्थिक तंगी है. लेकिन ये सच्चाइयां होने के बावजूद भी वो मतलब अपने आप को ये कह के सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है. वो एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं. क्योंकि अगर वो इस चीज को स्वीकार कर लेंगे, अगर वो लेडी इस चीज को स्वीकार कर लेगी कि हाँ मैं अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रही हूं, तो उसके माइंड में टेंशन हो जाएगी. और उसी टेंशन को मतलब रिड्यूस करने के लिए, उससे बचने के लिए वो इस तरह की बातें करती है ताकि लोगों की सिंपैथी उसे प्राप्त हो और लोग जो है उसको इस चीज के लिए कुछ ना कहें और उसके माइंड में ज्यादा टेंशन क्रिएट ना हो. तो ये एक तरह से मतलब खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है. इसमें ये मत मान के चलिएगा कि वो किसी और पर्पज से नहीं, किसी को मतलब धोखा देने के लिए ऐसा नहीं किया जाता. खुद अपने आप को एक तरह से धोखा देता है इंसान, सेटिस्फाई करता है. रिएक्शन फॉर्मेशन, जो रिएक्शन फॉर्मेशन होता है, इट इज कॉल्ड रिवर्सल फॉर्मेशन. मतलब रिवर्सल मतलब उल्टा, उल्टी फॉर्मेशन भी इसको कहते हैं. इट इज टू सब्स्टिट्यूट ऑपोजिट रिएक्शन फॉर्मेशन विच कॉजेज एंजाइटी. जो चीज एंजाइटी को क्रिएट करती है उसके ऑपोजिट कोई रिएक्शन फॉर्म कर दिया जाता है. हियर द पर्सन थिंक्स एंड एक्ट्स in a manner directly opposite to the
अनकॉन्शियस इम्पल्स। जो अनकॉन्शियस इम्पल्स है, जो अनकॉन्शियस के अंदर लालसा जो छुपी हुई है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से इंसान जो है वो बिहेव करना या सोचना या काम करना स्टार्ट कर देता है, ताकि उस अनकॉन्शियस इम्पल्स को वहीं पर दबा के रखा जा सके, वहीं पर उसको मार दिया जाए एक तरह से। तो ये है रिएक्शन फॉर्मेशन, बंदा उल्टा रिएक्शन करता है। सब्लिमेशन, जो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन कहते हैं मतलब एक तरह से किसी चीज को ऊपर उठाना, उसके लेवल में मतलब वृद्धि कर देना या उसको और ज्यादा रिफाइन कर देना। जैसे sublimation is a defense mechanism in which our unacceptable desires are redirected into socially desirable channels। sublimation में जो ऊंचा उठाने वाली बात है, इसमें क्या होता है, ये इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हमारी अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स जो हैं, जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं, उनको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है सोशली डिजायरेबल चैनल्स के माध्यम से। ठीक है, मतलब ऐसा तरीका अपनाया जाता है कि जिसमें सोशली डिजायरेबल हो वो। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्स डिजायर मे बी सब्लिमेटेड इन पेंटिंग, म्यूजिक, पोएट्री एक्सेट्रा। जो सेक्स डिजायर है उसको किस में बदल दिया जाता है, पेंटिंग में, म्यूजिक में या पोएट्री में। मतलब बंदा जो है उस चीज को उस तरफ मोड़ देता है, दूसरी तरफ किसी भी एक जो सोशली अनएक्सेप्टेबल डिजायर है उस डिजायर की एनर्जी को मोड़ दे देता है और दूसरी तरफ उसको ले जाता है, और फिर वहां पर जो है सोशली एक्सेप्टेबल जो चीजें होती हैं उनको वो करता है। डिस्प्लेसमेंट, द पर्सन डज समथिंग एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर समथिंग एल्स। इस डिस्प्लेसमेंट में क्या करता है कि बंदा जो है किसी और चीज के सब्स्टिट्यूशन के रूप में, मतलब उस चीज को उससे बदल सके, किसी और चीज के सब्स्टिट्यूशन के रूप में कुछ और काम करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फाउंड इन द बिहेवियर ऑफ अ टीचर। टीचर के बिहेवियर में ये डिस्प्लेसमेंट आपको मिल सकती है। वो देखो किस तरह से किसी और के बदले में किसी और काम को करना। हु इज रिब्यूक्ड बाय हिज प्रिंसिपल, जिसको डांट पड़ी है अपने प्रिंसिपल से। एंड व्हेन कम्स बैक होम, और जब वो घर वापस आता है, ही रिब्यूक्स हिज वाइफ, वो आके अपनी पत्नी को डांटता है। प्रिंसिपल को तो डांट नहीं सका, ठीक है, प्रिंसिपल की जगह किसको डांट दिया, आगे पत्नी को डांट दिया, एक तरह से अपना गुस्सा शांत करने के लिए। तो दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट होता है गलत तरीके से, मतलब इसमें गलत हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, सही प्लेसमेंट वो नहीं करता है यहाँ पे। चलिए आगे देखिए। डे ड्रीमिंग और फैंटेसी, दिन में सपने लेना, या फैंटेसी मतलब काल्पनिक दुनिया में रहना। डे ड्रीमिंग मीन्स टू इंडल्ज in building castles in the air or imagination. With the help of this mechanism, we achieve that in imagination which we fail to achieve in reality. For example, if an individual wanted to make his career as an actor but was not able to do so, may daydream himself as a hero in many situations. हवा में किले बनाना शुरू कर देता है इंसान, जो चीजें वो करने में फेल हो जाता है उन चीजों को वो इमेजिन करता है। और इसी तरह से जैसे मान लो कोई बंदा एक्टर बनना चाहता था लेकिन वो एक्टर बन नहीं पाया, तो वो क्या करता है, कई बार डे ड्रीमिंग में खो जाता है, काफी सारी सिचुएशंस में अपने आप को हीरो समझने वो लग जाता है। All the foregoing defense mechanisms are used unconsciously by a person to protect himself. अपने आप को बचाने के लिए ये जो ऊपर दिए गए मैकेनिज्म हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए अनकॉन्शियसली यूज किए जाते हैं। Although only for the time being, सिर्फ कुछ समय के लिए। अगेंस्ट साइकोलॉजिकल डेंजर्स, साइकोलॉजिकल डेंजर्स के विरुद्ध। दे आर नॉट परमानेंट क्योर्स ऑफ द ट्रबल, जो मुसीबत होती है उसके परमानेंट क्योर्स ये नहीं होते। परमानेंट क्योर्स कौन से होते हैं, जो इससे पहले वाले हैं, ठीक है, ये तो हुआ ना जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कॉन्शियसली मतलब यूज किए जाते हैं, बंदा सोच समझ के जिनको यूज करता है। एज मॉर्गन ऑब्जर्व्स, मॉर्गन क्या ऑब्जर्व करता है, दे मियरली कंसील और डिस्गाइज द रियल प्रॉब्लम, ये सिर्फ छुपाते हैं या उसका रूप बदल देते हैं, किसका,
जो रियल प्रॉब्लम है उसका, या तो उसे छुपा देते हैं या उसका रूप बदल देते हैं, बस। इट इज स्टिल देयर, प्रॉब्लम अब भी वही है, रेडी टू प्रोड्यूस एंजाइटी अगेन एंड अगेन, और ये एंजाइटी को, उत्सुकता को बार बार प्रोड्यूस करेगी। डिफेंस मैकेनिज्म में thus be regarded as a temporary defense against anxiety and inadequacies. Moreover, the use of such a mechanism may create new difficulties for the individual who uses it. ये टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, जो एंजाइटी और इनएडिक्वेसीज हैं उनके प्रति टेम्परेरी होता है ये सॉल्यूशन। और इसकी बजाय, मतलब इससे भी ज्यादा क्या हो सकता है, जो इनको बहुत ज्यादा यूज करता है इंडिविजुअल, कोई भी इंसान, उसके लिए ये दूसरी मुसीबतें पैदा हो जाती हैं इससे। इट इज सिचुएशन सिमिलर टू द वन इन विच ए पर्सन टेल्स ए लाई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन एंड ऑब्टेन ए टेम्परेरी रेस्पाइट। क्या होता है कि कोई भी इंसान है जो किसी सिचुएशन में राहत प्राप्त करने के लिए झूठ बोल देता है, बट सब्सिक्वेंटली फाइंड्स हिमसेल्फ इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन बिकॉज ऑफ हिज फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन बाद में वो अपने आप को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में पाता है, किसकी वजह से, जो उसने झूठ बोली थी उस झूठ की वजह से। देयरफॉर वी मस्ट कीप ए क्लोज वॉच ऑन आवर चिल्ड्रन टू सी दैट दे डू नॉट मेक फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सच डिफेंस मैकेनिज्म। इसलिए हमें अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म बार बार तो यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा दोनों जो पार्ट थे मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म के, ये कंप्लीट हुए। इसमें डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों ही हम कर चुके हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स। अब बचता है रोल ऑफ अ टीचर, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।